ये 3 शब्दों में आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को डिस्क्राइब कीजिए। स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। 3 शब्द। अच्छा, मॉर्निंग पर्सन या नाइट ऑल? नाइट आउल। एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को बदल गई? वो किताब मैं खुद लिखूंगा। ओके। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होते? सिंगर। सिंगर? एक गाना हो जाए? नहीं, छोटा सा कोई भी। नहीं, अगर मुझे लगता है कि मैंने आज गाना गा दिया तो आपके सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे। काम करता हूँ, आज से मैं अपना एक मिशन बना लेता हूँ, मैं बन जाता हूँ एजुकेशन सिस्टम का रॉबिन हुड। मैं अमीर लोगों से कमाऊंगा और छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा। बस यही चाहिए। बन सकते हैं। अच्छा। मतलब हमारी सोसाइटी को आजकल फ्री के मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत होती है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर वो ऐसा कुछ बाबा ट्राइब्स ट्राई करें, जैसे आजकल बहुत सारे मार्केट में आचार्य हैं या बिजनेसमैन, वो भी बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेसमैन है। हेलो, वेलकम, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका स्वागत है रूह हयात पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड 1 मुलाकात में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। एडटेक की दुनिया में जनाब ने जो कमाल किया है वो आज तक बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी न कर सके। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान, मेरे मेंटोर और मेरे लिए एक बड़े भाई जैसे मिस्टर अभिषेक शर्मा हमारे साथ हैं। सर, रूह हयात पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू। स्वागत है। तो अभिषेक सर सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं है, बल्कि 4 कामयाब और बड़े बड़े वेंचर्स के मालिक हैं। पहली कंपनी है लर्निंग सेंट। ये एक एडटेक कंपनी है जो डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सैप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरीके के 200 से भी ज़्यादा कोर्सेज में डील करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खासियत इस बात की ये है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, आप बड़े बड़े नाम सुनेंगे। बट लर्निंग सेंट की खास बात ये है कि ये 100% जॉब गारंटी के साथ आपको तमाम के तमाम कोर्सेज ऑफर करती है, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम पे आफ्टर प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि अपने में ही एक और अलग चीज़ है कि जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी तब तक आपको कोई फीस नहीं देना, कोई पेमेंट नहीं करना। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कदम है। इसी तरीके से इनके दूसरे वेंचर का नाम है पॉजिटिव पांडा। पॉजिटिव पांडा ये एक वर्चुअल सर्विस असिस्टेंट प्रोवाइडर है। आपको किसी भी तरीके का कोई ज़रूरत है, कोई चीज़ चाहिए, वेबसाइट नहीं बनाने आता है, नया बिजनेस है, आइडियाज़ चाहिए, पूरी की पूरी टीम है उसके लिए, और वो पॉजिटिव पांडा तमाम की तमाम चीज़ें आपके लिए आसानी के साथ फराहम करती है। इसी तरीके से तीसरी कंपनी है इनकी करियर अमेंस। इट इज़ मोर लाइक लर्निंग सेंट, बट इट इज़ इन अ मोर एडवांस्ड वे कि किस तरीके से और क्या-क्या नई टेक्निक्स आई हैं, नई चीज़ें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड द बेस्ट एंड what do you say, one of the best thing is that it is not only dealing in India, it's dealing in the United States, United Kingdom, as well as United Arab Emirates, and as well as Australia and Canada. Last but absolutely not the least, हॉकिंस यूनिवर्सिटी। हॉकिंस यूनिवर्सिटी टेक्सास यूएस में बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है जो मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करती है। शॉर्ट में अगर कहूँ मैं तो इन्होंने एजुकेशन से लेकर के इनोवेशन तक सारी फील्ड को बहुत ही कम उम्र में अब तक अचीव कर लिया है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इनके इस सफ़र के बारे में जानेंगे, बिजनेस की उथल पुथल से लेकर के इनकी ज़िंदगी की कुछ अनोखी कहानियाँ, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे शुरुआत हुई और आगे का क्या सफ़र हो सकता है, हम जानेंगे इनकी इंस्पायरिंग जर्नी। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं ये ख़ास मुलाकात मिस्टर अभिषेक शर्मा के साथ। तो सर, आपको अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करने के शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया? कैसे लगा कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है? मैं बहुत छोटा था जी। जब से मैंने जॉब करना चालू कर दिया था। तो आई वॉज डूइंग कॉलेज, आई वॉज इन BBA एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन BPO इंडस्ट्री, राइट। तो देन एंड देयर आई रियलाइज्ड कि जॉब इज समथिंग जो मेरे लिए नहीं है, ठीक है। आई वॉज कीप एक्सपेरिमेंटिंग इन माई कंपनीज विद माई प्रोफाइल्स। आई यूज टू गॉट सो मेनी प्रमोशंस एंड सैलरी हाइक्स, बट दो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो इतना तो मुझे एहसास हो गया था कि आई हैड टू डू समथिंग दैट वाज माई ओन, राइट।
तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू डू समथिंग जो सिर्फ मेरा हो, मतलब जो भी मेहनत मुझे करनी थी वो सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए, किसी और के अकाउंट में पैसे क्यों जमा करूंगा मेहनत करके। देन एंड देयर आई डिसाइडेड कि कुछ तो करना है। तो लर्निंग सेंट की आपने बात करी है, तो लर्निंग सेंट तो बहुत बाद में हमने चालू किया है, अच्छा। बट इसके पहले आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। आई यूज्ड टू डील फॉर मल्टीपल services, and I used to offer my services to US and Australian clients. And then suddenly life में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि edtech की तरफ रुख हुआ। Then I decided कि अपनी एक edtech चालू करते हैं। तो that was just a random thought जो आया था, मुझे दिखा कि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। I researched a lot on my own, बहुत सारी रिसर्च लगी, बहुत मेहनत लगी, एंड देन उसके बाद फिर फाइनली हमने लर्निंग सेंट को बनाया, और आज हम जहाँ पे हैं वो आप जानते ही हैं। बिल्कुल। तो आपका पहला वेंचर शुरू करने का कैसे आइडिया कैसे आया, और उसको रियलिटी बनाते वक्त कौन से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? जैसे कि आपने कहा कि आप जॉब करते थे, शुरू से आपको पता था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, बट वो आइडिया आना तो सबके पास कोई ना कोई आइडिया आता रहता है कि मुझे ये करना है वो करना है, बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लर्निंग सेंट जो आज इतना बड़ा बन गया है, तो उसके पीछे इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ? मैं आपको सच बताता हूँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि जॉब के बाद मैंने फ्रीलांसिंग के करियर को चुना, फिर कोविड आया, कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उस पर्टिकुलर टाइम में मैंने थोड़े टाइम के लिए कुछ एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उस कंपनी को ज्वाइन किया था एज अ मैनेजर। तो दैट वाज एन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, इसके बाद आई ज्वाइन विद अ टीम ऑफ 3 पीपल, एंड देन विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 2 to 3 months हमने उस कंपनी में CRs में रेवेन्यू जनरेट किया। मतलब एक महीने में हम 2-2 करोड़ का रेवेन्यू दे रहे थे। तो जेन्युइनली जब आप किसी कंपनी के लिए बहुत अच्छा करते हो तो इन रिटर्न यू गेट रिस्पेक्ट, बट वो फैक्टर मुझे दिख नहीं रहा था। एंड एट द सेम टाइम आई वाज गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कि सर आप प्लीज यहाँ पे आ जाओ, वी विल गिव यू सैलरी हाइक, प्रमोशंस एंड एवरीथिंग। बट माय पॉइंट वाज कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स तो सब जगह होती है, तो अगर मैं उसको छोड़ के कहीं और भी अपनी मेहनत करता तो स्टिल वही पॉइंट मैंने पहले भी बोला था कि वो पैसा जो मैं कमा रहा था उस कंपनी के लिए कमा रहा था। तो जो थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था वो ये चल रहा था कि अगर मैं कुछ भी सेल करूंगा तो मैं अपने लिए करूंगा, ताकि ये जो क्रेडिट के मैसेज किसी और कंपनी के ओनर के पास जा रहे हैं वो मेरे पे आने चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने डिसाइड किया, और ऑब्वियसली मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि क्या लूप होल्स थे जिन कंपनियों में मैंने काम किया है, कहाँ पे वो लैग कर रहे थे, जो कस्टमर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उन सारी चीजों को सॉल्व करके तब हमने लर्निंग सेंट को बनाया है। और यही कारण है कि हमारी ग्रोथ 10x हुई बहुत कम समय में। बिल्कुल। देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी होती है, जो सफ़र होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब हो गया, अब नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया। कोई ऐसा टफ टाइम आ जाता है कि लगता है कि अब तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, क्योंकि ये शुरुआत होती है। और आप पहले कभी भले से आपके जहन में पहले से था कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, बट ऑब्वियस सी बात है जब आप फील्ड में आते हो तब आपको पता चलता है कि भाई अब बैटिंग करनी है, बॉलर कौन से आकर के बॉल डालेगा, तब आपको समझ में आती है चीज़ें। तो कभी कुछ ऐसा लगा कि अरे ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था बट ऐसा हो गया, फिर उसको कैसे उसका सामना किया, कैसे उस चैलेंज को ओवरकम किया? जैसा कि मैंने बताया कि लर्निंग सेंट सिर्फ एक रैंडम थॉट था जिसके लिए हमने सोचा कि हम उसे चालू करेंगे। तो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, जो भी मेरे पर्सनल सेविंग अकाउंट में थे, थोड़ा बहुत जो भी था आई इन्वेस्टेड दैट। और उसको इन्वेस्ट करके भी हम उतने रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल करा पाए जो मुझे एक्चुअल में अपने एम्प्लॉयज़ को देना था। मतलब 1 महीने फिर भी हमने किसी तरह से पार किए, और जब अगला महीना आने वाला था तो डिपेंडेंसी इतनी थी कि अगर सेल नहीं आई तो हम सैलरीज भी रिलीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देयर वाज अ टाइम कि जब हम एक ऑफिस बॉय की सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, बट द पॉइंट वाज कि आई वाज डिटर्मिनेटेड टुवर्ड्स माय गोल। मुझे पता था कि मैं कर लूंगा। ठीक है, तो पैसे कम थे लेकिन इरादा बहुत मजबूत था। तो मैं खड़ा रहा, मैंने लड़ा, वी स्ट्रगल्ड अ लॉट। और इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता है, मुझसे जुड़े बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लर्निंग से इनको खड़ा किया है। मैं हमेशा उन्हें अपने 4 पिलर्स का नाम देता हूँ। तो उस जर्नी में उन सब ने मेरे साथ खड़े होके लर्निंग सेंट को ग्रो किया है, और आज हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा लोग लर्निंग सेंट में काम कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। तो उसका सिंपल सा सिर्फ एक ही फंडा है कि हमने कभी गिव अप नहीं किया। अगर हमने गिव अप कर दिया होता तो आज हम जहाँ बैठे हैं वहाँ नहीं होते। एब्सोल्युटली। तो आपको कब लगा कि आपने सक्सेस अचीव कर लिया है, या आपके लिए सक्सेस का मतलब कुछ और है?
मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैंने सक्सेस अचीव कर लिया है। आई वुड से दिस इज नॉट इवन द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल बहुत अलग है। मुझे सोसाइटी में कुछ ऐसा चेंज करना है कि लिटरली लोग मुझे सिर्फ इसलिए ना जाने कि मैंने एक बिजनेस किया है या मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, लोग मुझे याद रखें, मेरे जाने की बात भी याद रखें। एक चीज़ है जो मैंने बचपन में सुनी थी कि आप जब जिंदा हो, आपके पास बहुत भीड़ होगी, तो उससे ये नहीं पता चलता कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। जब आप दुनिया से चले जाते हो, जो भीड़ आपके साथ चलती है वो होती है इस बात का प्रमाण कि वो कितना प्यार करती है। तो मैं कुछ अपने जीते जी ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर पाऊंगा तो मैं ऊपर जाके कहीं सोचूंगा कि मैंने कोई सक्सेस अचीव करी थी अपने जीते जी। अभी तो नहीं करिए। तो जैसे आप घर के बड़े बेटे हो? यस यस। चलिए, तो जब घर का बड़ा बेटा होता है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज़्यादा होती हैं। राइट। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहनें घर में शादियाँ करवानी है, सब कुछ देखना होता है बड़े बेटे को। ठीक है, तो अब वैसे में जब आपने ये सोचा कि जॉब छोड़ करके अब मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है, तो फैमिली वालों का क्या रिस्पॉन्स था? क्या वो सपोर्टिव थे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। मैंने कुछ किया या नहीं किया, वो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किए हैं, और शायद यही कारण है कि मैं आज इतना कुछ अचीव कर पाया हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब दिल्ली आया था, ये जी। 5 साल पहले की बात है, जब मैं दिल्ली आया था, तो आई हैड 500 रुपीज़ इन माई पॉकेट, जिसमें से 150 रुपये की तो मैंने टिकट खरीद ली थी। अब बचे 350 रुपये। आई केम आउट ऑफ दिल्ली स्टेशन, देन देयर वाज अ छोला भटूरा वाला। आई वेंट देयर, 50 रुपए के मैंने भटूरे खा लिए, अब बचे 300 रुपए। फिर आई ट्रेवल्ड ऑल द वे टू परी चौक, जहाँ मेरा एक दोस्त रहता था, वहां पे मैं गया, उसके पास 100 रुपए फिर से खर्च हो गए, बचे 200 रुपए। उस 200 रुपए से मैंने दिल्ली में 1 महीने सर्वाइव किया है। ठीक है, मतलब आई डिड नॉट हैड दैट मनी टू ट्रेवल। ठीक है, आई यूज्ड टू वॉक। मैंने गुड़गांव में कंपनी ज्वाइन करी थी, मैं रहता था ग्रेटर नोएडा परी चौक में, तो आई यूज्ड टू वॉक फ्रॉम परी चौक टू सेक्टर 37, दैट्स ऑलमोस्ट 23 to 24 किलोमीटर्स। तो मैं अपनी ऑफिस टाइमिंग से 4 घंटे पहले घर से निकलता था, और मैं अपने ऑफिस में बता नहीं सकता था कि मैं वहां पे रहता हूँ, क्योंकि उनका फिर ऑफर होता है कि आप रिलोकेट करो। राइट। तो मुझे 37 तक तो कैब मिलती थी, फिर वहां से मुझे बस से ट्रेवल करके आना होता था, फिर पैदल चलना होता था। इनफैक्ट आई डिड नॉट हैड दैट मनी कि आई कैन फीड माई सेल्फ। तो बहुत टाइम तो मैंने पार्ले जी बिस्किट पे भी सर्वाइव किया है, तो थैंक यू टू द पार्ले जी ओनर बॉस। बट हाँ, ये सब कुछ अभी याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हो सकता है कि मैंने गिव अप कर दिया होता, तो फिर मैं यहाँ नहीं होता ना। मैं अलग इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया। एब्सोल्युटली राइट। तो आप 4 कंपनीज के फाउंडर हैं, लर्निंग सेंट, परजिफ पांडा, करियर एमेंस एंड हॉकिंस यूनिवर्सिटी। तो चारों ही बड़ी बड़ी हैं। लर्निंग सेंट एक अलग है, पॉजिटिव पांडा अलग है, करियर एमेंस एंड हॉकिंस यूनिवर्सिटी तो पूरी यूनिवर्सिटी ही है। Indeed. और सबको आप ही को मैनेज करना है, एक तरीके से आप ही है हेड, है ना? तो कैसे आप अपना टाइम और एनर्जी इन सारे वेंचर्स में बैलेंस करते हैं? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप लर्निंग सेंट को टाइम दे रहे हो तो उतना ही टाइम आपको हॉकिंस को भी देना पड़ेगा, तो वो कैसे कर पाते हैं आप? सबसे पहले तो हमने लर्निंग सेंट बनाई। ठीक है, एक चीज पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ कि आप अपने काम को, अपने लोगों को, अपने प्रोसेस को इतना ज्यादा ऑटोमेट कर दो कि वो ऑटो पायलट मोड पे चलने लगे। जब हमने लर्निंग सेंट शुरू करी तो चीजें बहुत ज्यादा उथल पुथल थी, एक दूसरे से डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन होना नहीं पॉसिबल था। तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कि आई वांट सॉफ्टवेयर्स फॉर एवरीथिंग। देन एंड देयर आई डिसाइडेड, तब तक पजेसिव पांडा का कोई भी थॉट नहीं था। तब तक ये था कि मुझे खुद के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं ताकि मेरी डिपेंडेंसी किसी भी चीज पे नहीं होनी चाहिए। तो हमने खुद के चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए। ठीक है, उन सॉफ्टवेयर्स को बनाते बनाते मेरे दिमाग में पजेसिव पांडा का थॉट आया कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग ऑन डेवलपर्स, इफ आई एम इन्वेस्टिंग ऑन टेक्नोलॉजी, तो फिर ये सॉफ्टवेयर सिर्फ मेरे तक सीमित क्यों रहेंगे, इनको मैं मार्केट में लेके जाऊंगा। तो पजेसिव पांडा का थॉट तो था ही नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आया। तो हमने सॉफ्टवेयर बनाए अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन आज जो भी एंटरप्रेन्योर जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी कंपनियां जो हमसे डील कर रही हैं, हमारे सिस्टम्स को यूज करके वो हम अपने बिजनेस का ट्रैक बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और यही कारण है कि कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल हो गया है। अब आपने मेरा एग्जांपल लिया कि मैं 4 बिजनेसेस को मैनेज करता हूँ। मैं सुबह सो के उठता हूँ, मैं अपना फोन देखता हूँ, मैंने एक ऐप डेवलप कर ली, मेरे चारों बिजनेस उस ऐप से कनेक्टेड है। मुझे बस ऐप खोलनी है, मुझे देखना है कि मैंने कौन से एक्सपेंसेस कहाँ पे किए हैं, मेरे डिपार्टमेंट में कौन सा इंसान किस रोल पे काम कर रहा है, कहाँ पे क्या लैक आ रहा है, कहाँ पे कौन सा रिसोर्सेज जो फुलफिल नहीं हो रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन पे ऑफ कोर्स मैं भरोसा करता हूँ। तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानों पे भी भरोसा है। तो दोनों ही चीजें हैं जिसकी वजह से चारों चीजें बहुत ज्यादा बैलेंस्ड वे में चल पा रही हैं। तो जैसे आपने कहा कि परजिफ पांडा में सॉफ्टवेयर्स बना दिए हैं जो आसानियां पैदा करें, तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो आपने डेवलप किया हो
जो लोगों के में भी काम आ सके। एग्जैक्टली सबसे मुश्किल डिपार्टमेंट अगर किसी कंपनी में होता है तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आपने इंसानों को मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम बना लिया तो आप पूरे बिजनेस के राजा बन सकते हो। तो हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टूल, जिससे आप अपने एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आप उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो, आप उनकी अटेंडेंस ट्रैक कर सकते हो, आप उनका पेरोल मैनेज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बेसिक और एडवांस फीचर्स उसमें हैं। तो ये एचआरएमएस हमें इस बात की सहूलियत देता है कि मेरी कंपनी में सफाई कर्मचारी से लेके और बड़े ओहदे पे भी अगर कोई काम कर रहा है तो मुझे ये हर वक्त पता होता है कि कौन सा इंसान किस चीज में काम कर रहा है। ठीक है, तो जब मैं इंसानों की अपडेट रखने लग गया तो मैं सक्सेसफुल बन गया। सही। अभी बहुत सारे मतलब लाइक स्टार्टअप्स का तो पूरा दौर ही चला हुआ है इंडिया में, खास करके ये हम भी करेंगे, हर कोई अपना स्टार्टअप खोल रहा है। तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप क्या सजेशन दोगे? जैसे जो आप तो देखा है कि वो लाइक कोई कॉमन मिस्टेक करते हैं जो आप चाहते हैं कि हो सकता है आपने भी वो किया हो, बट उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। दो चीजें हैं जो सोची थी मैंने जब मैंने कंपनी को फॉर्म किया था। एक तो मेरे दिमाग में हमेशा से ये थॉट था, मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी थी जो एम्प्लॉय सेंट्रिक हो। कस्टमर सेंट्रिक कंपनियां तो फिर भी हैं मार्केट में, लेकिन एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनियां थोड़ी कम है, जहां पे आप अपने एम्प्लॉयज की थोड़ी सी फिक्र करो। तो मैंने इस चीज के बारे में बहुत थॉट दिया है और मैंने अपनी तरफ से एटलीस्ट 99% कोशिश तो करी है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं खुश रखूं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी कंपनी मेरे बच्चों से चल रही है। जो भी इस कंपनी में डेली, चाहे वो छोटे ओहदे पे हो चाहे वो बड़े ओहदे पे हो, डेली एफर्ट डाल रहा है। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो भी स्टाफ उनके पास काम कर रहा है उनका ख्याल रखना उनका ही काम है। मेरा ये मानना है कि जब एक एम्प्लॉय घर छोड़ता है ऑफिस आने के लिए तो उसके दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि यार फिर से ऑफिस जाने का टाइम हो गया। उसके दिमाग में थॉट आना चाहिए चलो ऑफिस जाने का टाइम हो गया। अगर ये थॉट मैं अपने एम्प्लॉयज को दे पा रहा हूँ तो ही मैं अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बोल सकता हूँ। सही। और इसके अलावा ये भी है कि बॉस बनना तो बहुत आसान है, आप अपने लिए तो काम कर ही लेते हो, लीडर बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जब आप लोगों को जोड़ के साथ में चलते हो तो लीडर कहलाते हो। बाकी पर्सनली अगर आपको अपने आप में इंप्रूव करना है तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, जो मैं मानता हूँ। अगर कभी आपको लग भी रहा है कि ये टाइम है जहाँ पे आपको गिव अप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जैसे हमारी लर्निंग सेल में भी एक समय ऐसा आया था कि लिटरली मुझे ऐसा फील हो गया था कि मुझे शायद यहाँ पे बंद करके सब कुछ छोड़ देना चाहिए और मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शायद हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद यही ये टाइम है कि इस टाइम अगर मैंने मेहनत कर ली तो शायद मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। और मैंने मेहनत करी, मैंने स्ट्रगल किया और आज हम कहाँ हैं ये सबको पता है। बिल्कुल। कोई ऐसा सेटबैक जो पहले मुश्किल लगा हो लेकिन बाद में वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया? जब हमने यूनिवर्सिटी खोलने की बात करी थी तो अच्छा मैं ये बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी हम बोल रहे हैं हॉकिंस यूनिवर्सिटी काफी देर से जी। तो मुझे लगता है कि लर्निंग सेंस शायद इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जितना मुझे पता है जिसने अपनी कंपनी खुद की यूनिवर्सिटी यूएस में रजिस्टर कराई है। तो जब मैंने इस बारे में सोचा तो बहुत मुश्किल लगा। मैंने अटॉर्नी से बात करी, मैंने लॉयर से बात करी, बहुत सारी कंपनी से बात करी, ये पॉसिबल ही नहीं था उनके हिसाब से। उन्होंने मुझे क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि आप कितना भी पैसा खर्च कर लो ये हो ही नहीं पाएगा। तो मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा अचंभा होगा सबको, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स थे मैंने खुद मेहनत करके रेडी करके और यूएस में फाइल किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन मिला है। कोई अटॉर्नी रेडी नहीं था इसको करने के लिए, और जब रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो फिर उन अटॉर्नी से मेरी बात हुई कि भाई अब तो टैक्सेस मैनेज करने, अब तो आप हेल्प करोगे। तो दे वर शॉक्ड, दे एप्रिशिएटेड मी कि नहीं सर, मतलब आपका डिटरमिनेशन पावर बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप हम पे ही डिपेंडेंट होके गिव अप कर दिए होते तो फिर ये हो ही नहीं पाता। तो बस फिर से यही बात है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो कोई भी काम जो है वो आप कर सकते हो। सही। तो आपके हिसाब से बिजनेस में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग या इनोवेशन? मेरे हिसाब से सही टाइम पे सही इनोवेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही टाइम पे सही इनोवेट तो आपने कर लिया, लेकिन हो सकता है वो टाइम ही ना हो जब उस इनोवेशन की जरूरत हो। तो एक तो ये भी पॉइंट है कि अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या मार्केट में इस चीज की नीड भी है। इनोवेशन करना बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इनोवेशन को पब्लिक तक ले जाने का सही समय नहीं सबको पता होता है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर ये हमारा ही काम है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया है या ये सर्विस जो हमने बनाई है, क्या ये प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में ले जाने लायक है, इसका सही समय है। बिक तो सब कुछ जाता है, बट समय अगर सही नहीं है तो फिर बिकने की क्वांटिटी कम हो सकती है। इससे आप मिसाल ले लें अभी के एआई का तो दौर है, बहुत एआई हर जगह, एआई। लेकिन अभी हमने देखा कि बहुत सारी एआई की कंपनीज आई कि कभी कोई कुछ कर रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं, लेकिन समहाउ वो फेल हो गए। वैसे देखा जाए तो एआई के हिसाब से तो उनको सक्सेस मिलनी चाहिए थी, क्योंकि एआई तो सब कुछ है भाई, एक तरीके का वो फ्यूचर ही है।
बट फिर भी उनके फेल होने का क्या सबब हो सकता है? देखो, मैंने वही बोला ना कि हो सकता है ये शायद सही समय ही नहीं है कि जो उनकी टारगेट ऑडियंस है उन्हें ये चीज चाहिए ही नहीं। एआई एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सब थोड़ा थोड़ा तो जानते ही हैं। मतलब आज मध्यम वर्गीय भी इंसान चैट जीपीटी जैसी चीजों का यूज करता है, बिल्कुल। बट ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो तो लोगों को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं है। हो सकता है आने वाले 10 सालों के बाद ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए, और जो काम उन्होंने आज किया था वो तब वो करेंगे तो वो इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए, लोग उसमें इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। लेकिन अभी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अच्छा, आपको क्या लगता है एक स्टार्टअप के लिए रैपिड ग्रोथ इंपॉर्टेंट है या सस्टेनेबल ग्रोथ? मुझे लगता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दिस इज द थ्योरी दैट आई ऑलवेज बिलीव। मेरे दादाजी ने मुझे एक कहानी बचपन में सुनाई थी, मैंने स्कूल में भी सुनी थी, फिर बाद में तो सुनता ही रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो फिर हम जहाँ पहुंचेंगे वहां पे टिके रहेंगे, और अगर हमने रैपिडली कुछ कर लिया तो पक्का कुछ गलत किया होगा। जैसे एडटेक में सबसे बड़ा नाम आप लेते थे पहले, आज से कोविड के टाइम में या कोविड के बाद भी इवन बायजूस का बहुत बड़ा नाम था। लेकिन अब ऐसा हुआ कि हमने बायजूस जैसे एडटेक जायंट के केस में देखा कि वो पीछे हो गए, डूब गए और उनका कुछ काम नहीं चला। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ बायजूस के साथ? आपकी सिमिलर ही इंडस्ट्री है, एडटेक उनका भी था, एडटेक आपका भी है, तो क्या उसका सबब? बस ये जो आपने भी थोड़ा पहले सवाल पूछा था ना रैपिड ग्रोथ वाला, तो बस ये रैपिड ग्रोथ ही कारण है। बायजूस जब बना तो बायजूस का मॉडल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था, उन्होंने काम अच्छा किया मार्केट में। इसके बाद बात आई फिर फंड रेजिंग की। बायजूस ने फंड रेज करना चालू किया, ज्यादा ही फंड रेज, बहुत ज्यादा ही फंड रेज कर लिया। अब आपने इन्वेस्टर्स बुला लिए, उनको डिसीजन मेकिंग की पावर दे दी, आपने उनको बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। अब एक बिजनेस में जब 4 दिमाग लगने लगते हैं ना तो फिर वो चलता नहीं है। जो बायजूस के ओनर थे, हो सकता है उनका विजन बहुत क्लियर था, कंपनी सही चल रही थी, सही दिशा में जा रही थी। द मोमेंट दे स्टार्टेड गैदरिंग फंडिंग्स, उसके बाद वो कंपनी थोड़ा अजीब रिएक्शन देने लगी। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज पे प्रेशर डालना चालू कर दिया, कोर्सेज के प्राइसेस महंगे होने लगे, ठीक है। इसके बाद सर्विसेज में बहुत ज्यादा डिले होने लगा। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाता है ना कि आप पहले क्या थे और आप अब क्या हो। तो आपने अपनी जेब को भरना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। इसीलिए मेरा तो पर्सनल फिलॉसफी यही है, मैं तो फंडिंग के बिल्कुल विरुद्ध हूँ, मैं तो इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करता हूँ। तो अभी आपकी चारों कंपनी बगैर किसी फंडिंग के चल रही है, सेल्फ फंडेड, और वो इन्वेस्टमेंट भी मुझे लगता है 50-60 हजार की होगी जो मैंने खुद करी थी। तो हम खुद इन्वेस्ट करके जब कमा पा रहे हैं तो मैं फंडिंग की तरफ क्यों जाऊंगा? सही बात है, उसमें 40 लोगों का दिमाग लगने से अच्छा है कि मैं खुद लगा रहा हूँ। तो आपने जो मल्टीपल वेंचर्स सक्सेसफुली स्केल किए हैं, अगर मैं कहूँ तो उनका सीक्रेट सॉस क्या है कि जो आपको ऐसा लगता है कि हर कंपनी के लिए अलग अप्रोच होनी चाहिए, या कोई एक ऐसा भी है कि एक अप्रोच ऐसा है जो सारी कंपनीज पे काम कर सकता है? वैसे तो ये मेरी मैगी है, मैं इसकी रेसिपी नहीं दूंगा लेकिन हाँ, एक टिप जरूर है मेरे पास। वो यही है कि अगर आप लोगों को साथ में जोड़ के चलोगे, आप अपने से पहले लोगों के बारे में अगर सोचोगे, तो फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं होती। लोग आपके लिए काम करते हैं, और जब लोग आपके लिए काम करते हैं तो फिर आप सक्सेसफुल बन जाते हो। तो आजकल एआई का क्रेज जो है, हमने बात की एआई के बारे में, तो एआई का क्रेज हर जगह देखने को मिल रहा है ना? हर स्टार्टअप, चाहे वो टेक सेक्टर में हो या ना हो, एआई को इंटीग्रेट कर रहा है। तो आपके हिसाब से एआई जो है, ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये सिर्फ एक बज़वर्ड है या फिर ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? वेल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने मुजाहिद जी। मेरा मानना है कि ये कोई बज़ नहीं है, ये कोई बबल नहीं है जो आज अभी थोड़ी देर बाद फूट जाएगा। डेटा साइंस में चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन सब का फ्यूचर बहुत बड़ा है। मतलब अभी अगर मैं बोलूँ तो हमने 0.1% भी नहीं अचीव किया है एआई में। आने वाले 5-10 सालों में या 20 सालों बाद हम इस दुनिया को इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब हमारे ह्यूमन ब्रेन में इतनी पावर नहीं है कि हम इमेजिन भी कर पाए कि आने वाले समय में एआई में हम क्या क्या कर पाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में, जैसे हमने मूवीज में भी देखा होगा, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज हैं ऐसी कि लिटरली मशीन्स के पास इतनी पावर होने वाली है कि वो ह्यूमंस को ऑपरेट करें। तो वैसे तो मुझे ये सोच के थोड़ा डर भी लगता है कि क्या होने वाला है भविष्य में, बट बहुत फैसिनेटिंग भी है। मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो है। मुझे लगता है कि तब तक मैं इतना ज्यादा अमीर बन जाऊंगा कि ऐसे बहुत सारे रोबोट्स मेरे लिए मेरी सुरक्षा में लगे होंगे। तो अभी हमने देखा कि पेटीएम का डाउनफॉल किस तरीके से शुरू हुआ। पेटीएम अपने आप में एक बहुत बड़ा वेंचर था और अभी एक तरीके से जिस कगार पर है वो हम जानते हैं। तो पेटीएम का आईपीओ एक लाइक ब्लॉकबस्टर एक्सपेंशन था, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन स्टॉक मार्केट में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी, है ना? तो क्या आपको लगता है कि
ये ओवर वैल्यूएशन की वजह से हुआ या कोई और वजह थी? और दूसरे स्टार्टअप्स को जिनकी मान लीजिए आईपीओ आने वाली है या मे बी आपकी भी कभी आएगी, तो क्या उसके बारे में आप कहते हैं? जब हम चीज़ों को एनालाइज नहीं करते हैं, हाँ। हम सही से फ्यूचर रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, तभी ऐसी गलतियां होती हैं। पेटीएम नो डाउट बहुत अच्छा स्टार्टअप था या है, उनके ओनर बहुत ही ज़्यादा विजनरी हैं, पर्सनली मैंने उनके बारे में बहुत स्टडी करी है। बट द पॉइंट इज कि जब पेटीएम ने फंडिंग करी थी तो क्या वो अपने लिए करी थी या वो कंपनी के लिए करी थी? इस बारे में अगर कोई विचार करेगा तो हमें ये समझ में आएगा कि क्या हुआ, खराब क्या हुआ, कंपनी खराब हुई है कि ओनर की नेटवर्थ खराब हुई है। बहुत गहराई में जाके सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो कभी कभी देखो, बिजनेस की दुनिया में ये बहुत आम बात है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बिजनेस लॉस में जा रहा है। एक्चुअल में बिजनेस कभी लॉस में नहीं जाता है, बिजनेस तो हमेशा प्रॉफिट में होता है। तो लोगों को दिखाने के लिए चीजें बहुत अलग दिखाई जाती हैं। तो पर्सनली ओनर तो बहुत ज्यादा ग्रो करते रहते हैं, नुकसान किसका होता है? हमारा, आपका, आम पब्लिक का। इसी तरह हमने देखा अभी ओला के साथ भी, क्योंकि ओला जो शुरू में शुरू हुआ था वो तो कैब्स वगैरह को लेकर के शुरू हुआ था, फिर ईवी मार्केट इंडिया में एक बूम आया, उसके बाद अभी ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह आना शुरू हुआ, और अभी हम देख रहे हैं कितने सारे केस आ रहे हैं, 70% ऑफ देयर बाइक जो स्कूटी हैं आग लग जा रहे हैं, अच्छे से वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले आपने ट्विटर पर देखा भी होगा, भावेश अग्रवाल जो सीईओ हैं उनका और कुणाल कामरा जो है, कितना उनके बीच में डिस्कशन हुआ और अभी भी वो बीफ चल ही रही है। तो आपको क्या लगता है, एक जो इतना बड़ा फाउंडर है, सीईओ है ओला का, वो उसको अगर कोई एक कॉमेडियन है, अगर वो क्रिटिसाइज करता है एक वैलिड पॉइंट पे, तो उसका क्या ये रिएक्ट होना चाहिए कि अरे तुम आ जाओ मेरे लिए आकर के काम करो? एक सीईओ का क्या यहाँ पर टेक होना चाहिए? और भावेश अग्रवाल के बारे में, माना कि वो बहुत अच्छा विजनरी इंसान है, बट स्टिल आपकी क्या राय है उनके बारे में? मुझे लगता है कि इंसान को थोड़ा शांत रहना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने गलती करी है, जो कि करी है, तो अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, फिर वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज कि अगर आप भी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हो और वैसे ही बिहेव कर रहे हो जैसे सामने वाले ने किया है, तो उसमें और आपकी पोजीशन में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है, जो आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा। और इस लेवल पे होके अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं झेल पा रहे हो तो फिर काहे के बिजनेस ओनर? और दूसरा पॉइंट ये है, एक कहावत है जो मैंने, आपने, हम सबने सुनी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओला का काम है कैब्स को लाना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। उनका काम मोटरसाइकिल या फिर बाइक्स या स्कूटी बनाना नहीं है। कैब में वो अच्छा भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था, अच्छा कर रहे थे, तो रैपिडो ने उनका मार्केट बहुत ले लिया। बस वही है ना कि अगर आप एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो तो वो एक्सपेंशन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना। आपको जिस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है, उस इंडस्ट्री में जाके आप क्या ही कर लोगे? भावेश अग्रवाल जैसे अपने आप को एलॉन मस्क कहते हैं। एलॉन मस्क जो है, उनकी तो एक अलग पावर है कि हाँ, इलेक्ट्रिक में, ईवी मार्केट में जो उन्होंने धमाल किया है वो दुनिया में अभी तक कोई नहीं, किसी ने, पता नहीं अभी कोई कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। भावेश ने अभी कुछ दिन पहले ये भी अनाउंस किया था कि वो इलेक्ट्रिक अपनी कार भी लाएंगे, है ना, जबकि उनका ये सब डोमेन नहीं है। और ओला का उनका बाइक कैसे चला वो हम जानते हैं। तो इस बारे में कुछ बताइए, एलॉन मस्क से कंपेयर और काम हमारे नहीं कर सकते। एलॉन मस्क आसमान है, तो मैं किसी के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट ऑफ कोर्स नहीं करना चाहता यहाँ पे। बट हाँ, किसी से किसी का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। एलॉन सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। वो कुछ अलग इंसान है। मैं तो उसमें इंसानियत वाली कोई चीज़ें नहीं दिखती है मुझे। वो तो, मुझे तो कुछ अलग ही लगता है। वो कुछ तो है उनमें। खैर, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, बस इतना ही है कि जैसा मैंने पहले भी बोला कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपको किसी लाइन में कोई बिजनेस नहीं आता है तो आपको उसमें नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान वहाँ पे आपका नहीं हो रहा है, आपके इन्वेस्टर्स का हो रहा है। क्या लगता है कि भावेश ने जब ये स्टार्टअप किया था तो उसने अपनी जेब से पैसा लगाया होगा? पैसा कहाँ से आया? पैसा मार्केट से आया, पैसा बैंक ने दिया, पैसा इन्वेस्टर्स ने दिया, और अल्टीमेटली कॉमन मैन ने दिया, जिसने स्कूटी खरीदी उसने दिया। तो क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? भावेश के लिए तो वो एक एक्सपेरिमेंट था जो फेल हो गया। वो दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लेगा। बट वो इंसान क्या, जिसने उस स्कूटी को खरीदा था, क्या उसे उसके पैसे वापस मिल गए? तो सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बस एक ही मैसेज है कि भाई वही करो जो कर पाओ। बिल्कुल। तो आपका क्या टेक है उन स्टार्टअप्स के बारे में जो इनिशियल हाइप के बाद स्ट्रगल करते हैं? जैसे इनिशियली तो बहुत हाइप मिल गया, आप एग्जांपल ले लीजिए भारत पे का, है ना। तो जैसे भारत पे जहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने उनकी इमेज को काफी इम्पैक्ट किया, है ना। उनके फाउंडर का नाम है अशनीर ग्रोवर, है ना। तो आपके हिसाब से स्टार्टअप के लिए लीडरशिप और गवर्नेंस का क्या रोल हो सकता है जो लॉन्ग टर्म में सक्सेस भी दे
और साथ में इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स भी ना आए? एक लाइन है जो मैंने पहले भी कई बार बोली है कि सक्सेस इज नॉट एन एसेट, इट्स अ लाइबिलिटी दैट यू हैव टू पे ऑफ एवरी डे। हो सकता है कि आपके बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ ही मिनटों बाद या कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही दिनों बाद आपको एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिल जाए, आपका बिजनेस थोड़ा सा बूम कर जाए। तो क्या वो सही समय होगा खुद को सेटल करके मेहनत बंद कर देना? नहीं, शायद वही समय है जब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप कुछ नहीं थे तो लोग आपको कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब आप कुछ बन गए हो, अगर आप वहां से नीचे आते हो तो लोग आपको बहुत कुछ कहते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल हो तो वो एक डेट है आपके ऊपर जो आपको डेली चुकाना पड़ेगा ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए। तो मेरा बस सिंपल सा मानना ये है कि अगर मैं अपनी लाइफ में 1x या 10x ग्रोथ कर पा रहा हूँ तो मुझे अपनी हार्डवर्क को 1x या 10x करना पड़ेगा। अगर कल मैं 6 घंटे मेहनत करता था और आज मैं थोड़ा आगे बढ़ गया तो मुझे 9 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेरे एफर्ट्स में कमी आ गई तो मेरे बिजनेस में कमी आनी बहुत ही ज्यादा लाजमी है। अश्नीर ग्रोवर के बारे में आपका क्या टेक? अश्नीर ग्रोवर के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली वो एक अच्छा बिजनेसमैन होने से ज्यादा एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। अच्छा। मतलब हमारी सोसाइटी को आजकल फ्री के मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत होती है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर वो ऐसा कुछ बाबा ट्राइब्स ट्राई करें, जैसे आजकल बहुत सारे मार्केट में आचार्य हैं या बिजनेसमैन, वो भी बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेसमैन है, तो मुझे लगता है उन्हें भारत पे से ज्यादा इसमें अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो चाहे तो अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, रील्स तो बना ही रहे हैं लोगों के साथ। हाँ, मतलब अगर वो मोटिवेशन देंगे तो मुझे लगता है एड रेवेन्यू से वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बट ही इज नॉट अ गुड बिजनेसमैन। मतलब मैं ट्रोल नहीं कर रहा, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट ट्रोलिंग यू, बट मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बस यही कहता है कि यू स्टिल नीड टू लर्न सो मेनी थिंग्स। डज नॉट मैटर कि आपने एक स्टार्टअप किया और वो हिट हो गया, फिर वो फेल भी हुआ, आपके खुद के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, तो इट्स लाइक कि आपको अपने आप पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको बिजनेस करना आता है तो आप एक अच्छे इंसान बन गए हो। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं। जब आप वो सब सीख जाते हो तभी आप एक विजनरी लीडर बन पाते हो। तो सर प्लीज लर्न समथिंग। अच्छा, तो आपको क्या लगता है लर्निंग सेंट को हम कब यूनिकॉर्न्स की लिस्ट में देख सकते हैं? 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर? वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी आर वर्किंग ऑन सेवरल अदर थिंग्स, जो हम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मैंने पहले भी बोला था। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर डेवलपिंग सो मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड सो मेनी वेंचर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो लर्निंग सेंट एक ऐसी ब्रांड नहीं है जिसे बहुत ज्यादा लोग जानते हैं ऑफ कोर्स, बट हाँ, आने वाले 1 साल बाद हम एक ऐसी कंपनी जरूर बन जाएंगे जो बच्चों से लेके बूढ़े तक हर इंसान के जुबान पे होगी। और अगर इंडिया में या बाहर भी कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है, स्पेशली डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी, तो लर्निंग सेंट के अलावा उनके दिमाग में दूसरा ऑप्शन आना ही नहीं है। मतलब मैं इतनी बड़ी मोनोपोली क्रिएट करने वाला हूँ कि इंसान ये नहीं बोलेगा कि उसे डेटा साइंस का कोर्स करना है, वो बोलेगा उसे लर्निंग सेंट ज्वाइन करनी है। दैट्स गुड। अच्छा, अब आते हैं सेल्स पर। तो सेल तो बिजनेस की लाइफलाइन होती है ना? तो आपका स्ट्रॉन्ग सेल्स स्ट्रैटेजी जो है वो बनाने का क्या अप्रोच होता है? क्योंकि आप, जहाँ तक मुझे पता है, आपका तो सेल्स ही बैकग्राउंड है, राइट? तो स्ट्रैटेजी क्या होती है असल सेल्स की? एक एग्जांपल है मेरे पास। मानो आप सुबह सोकर उठो और सुबह सुबह आपकी बीवी से आपकी लड़ाई हो जाए, और फिर इसके बाद आप थोड़ा सा बाहर निकलो घर से, पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, गाड़ी का टायर पंचर है, ऑफिस जाना है, मेट्रो से जाना पड़ रहा है, बहुत गर्मी है, ऑफिस पहुंचो, बॉस से लड़ाई हो गई, दोपहर में खाने को भी नहीं है कुछ, पैसे का वॉलेट घर पे ही भूला है, फोन पे भी काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है, घर पहुंचे, बीवी ऑलरेडी गुस्से में है, उसने भी डांट दिया, घर से बाहर निकले। अब ऐसे टाइम पे आपके पास एक कॉल आता है, एक इंसान आपको कॉल करता है और आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस पिच करता है, आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो आज के जमाने में जो सेल्स हो रही है ना, वो बस पिच करी जा रही है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास एक सर्विस है, आपको फर्क नहीं पड़ता सामने वाले आपके प्रोडक्ट को सुनने में या सर्विस को सुनने में इंटरेस्टेड भी है या नहीं है, सुनना छोड़ दीजिए, लेने में भी इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो सबसे पहले जो करने वाली चीज होती है वो ये होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो लिटरली मार्केट में रिक्वायरमेंट भी है उसकी कि नहीं है। जब आपको ये पता चल जाता है तब आप एक प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, और जब प्रोडक्ट डिजाइन कर देते हो तो उसको पिच करने के भी तरीके होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास एक कोर सेल्स टीम है तो आप उनको ये मत सिखाओ कि बस फोन करके आप प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बात करो, आप उनको ये सिखाओ कि ज्यादा से ज्यादा आप उस इंसान के बारे में समझो जिसको आप प्रोडक्ट या सर्विस पिच कर रहे हो। एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि खरीदने वाले को रिक्वायरमेंट भी है, और है तो किस प्रोस्पेक्टिव से है।
हर इंसान सिर्फ ये चीजें नहीं कंसिडर करता कि आप कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, आपकी सर्विस कितनी अच्छी है। मेरा मानना ये है कि जो सेल्स वाले होते हैं वही कंपनी का रियल फेस होते हैं, क्योंकि कंपनी को हर इंसान बहुत बारीकी से नहीं समझ पाता है, जो इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसे ही समझ पाता है। तो जो सेल वाला है, जो आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसे इतना मैच्योर बनाओ कि वो अपने आप को सामने वाले को समर्पित कर पाए, समझा पाए कि भाई देखो मैं तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट लेकर आया हूँ और ये तुम्हारी जरूरतों को ऐसे फुलफिल करेगा। अगर आप इतना करने में कामयाब हो तो सेल्स तो इट्स लाइक मैजिक, वो तो होनी ही होनी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग एक फाउंडर के लिए इम्पोर्टेंट है, या क्या फाउंडर की पर्सनालिटी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती है? हाँ, ये मेरा मानना है कि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी बहुत समय बाद सीखा और इसीलिए मैं भी अपने पर्सनल ब्रांड पे काम कर रहा हूँ। आई हैव डेवलप्ड माय यूट्यूब चैनल एज वेल फॉर सेवरल मेनी फैक्टर्स दैट वी विल डिस्कस फर्दर। तो इसका फायदा ये है कि एक चीज है जो मैंने भी लर्न करी है। ऑब्वियसली आई हैव नॉट डन एनी एमबीए, तो मेरे लिए भी ये लर्निंग चल रही है। प्रैक्टिकली आई एम लर्निंग कि बिजनेस को कैसे करना है। तो मेरी लर्निंग से जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि इंडिया में स्पेशली अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है तो वो नहीं बिकता है। इंसान प्रोडक्ट और सर्विस से ज्यादा फेस को खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लक्स साबुन की बात करोगे तो आपके दिमाग में एक हीरोइन आ जाएगी। अगर आप किया सेल्टॉस की बात करोगे तो आपके दिमाग में एक चेहरा आ जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को आप उठा लो, आप च्यवनप्राश की बात करो, आपको याद करो आपके दिमाग पे कौन आ रहा है। आप पेप्सी की बात करो, आप माउंटेन ड्यू की बात कर लो, कोई भी ब्रांड चल रही है उसके पास एक फेस होने की वजह से। कैसे कोई ओलंपिक्स में छोटा सा कुछ करने के बाद या क्रिकेट में किसी ने कुछ उपलब्धि हासिल करी, उसे तुरंत ब्रांड्स अपना फेस बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि पब्लिक उन्हें पसंद करती है। तो अगर आप पर्सनली अपने आप को डेवलप नहीं करोगे, अपने आप के बारे में अवेयरनेस नहीं लेकर आओगे, तो आपके प्रोडक्ट के बारे में ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को भी साथ में फेमस करो, ताकि लोग जब आपका चेहरा सामने हो तो उस प्रोडक्ट पे एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप कर पाए कि नहीं भाई, इस इंसान को मैं जानता हूँ और इनका ये प्रोडक्ट है तो ये अच्छा ही होगा। तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, चाहे कोई भी मार्केट हो, और एडटेक की तो आप खास करके है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप अपने ब्रांड को दूसरों से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं जो लर्निंग सेंट ऑफर करता है जो दूसरी ब्रांड्स नहीं करती हैं। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है 100% जॉब गारंटी। सिर्फ ये कह देने से किसी को जॉब नहीं मिल जाती है, हमने इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाया है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, जिसमें से एक है पजेसिव पांडा, जो हमारी आईटी कंपनी है। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं कि वी आर टाइंग अप विथ मल्टीपल वेंचर्स, मल्टीपल कंपनीज बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसकी वजह से हमारी मार्केट में पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है कि आज मुझे नौकरी किसी बच्चे के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। एज अ फाउंडर मेरे पास कंपनी के फाउंडर्स ईमेल कर रहे हैं कि सर आपके यहाँ पे डेटा साइंस का या साइबर सिक्योरिटी का कोई भी ऐसा बैच है जो मैच्योर होने वाला है, क्योंकि हमें 10 डेटा साइंटिस्ट की जरूरत है या 10 फुल स्टैक डेवलपर्स की जरूरत है। तो अब हमें किसी टीम की कोई जरूरत नहीं है। मैंने शुरुआत में भी वही बात बोली थी कि हमने प्रोसेस को इतना ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया है कि आज लोग हमारे पास आते हैं कैंडिडेट्स को ढूंढते ढूंढते कि सर हमें 10 फुल स्टैक डेवलपर्स हायर करना, नॉट ओनली इन यूएस और ऑस्ट्रेलिया, कंट्रीज लाइक आउटसाइड ऑफ इंडिया, इन इंडिया एज वेल। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं इंडिया में जिनसे हम टाई अप है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उन्हें अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी या किसी एचआर एजेंसी के पास जाने से बेहतर समझते हैं लर्निंग सेंट के पास आना, कि उन्हें, और ये कोई भी डोमेन हो सकता है क्योंकि हम 200 से भी ज्यादा कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसा आपने बताया। वो सैप हो सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, किसी भी डोमेन में किसी को भी किसी चीज की जरूरत है तो आप हमारे यहाँ से ले सकते हो। और यही कारण है कि हम 100% जॉब गारंटी सिर्फ बोलते नहीं है, हम ऑफर भी करते हैं। दूसरा एक पॉइंट ये आता है कि मानिए आपने एक कोर्स किया, चलिए डिजिटल मार्केटिंग ले लेते हैं, आपने एक इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लिया, आप सीख गए, आपने नौकरी करना चालू कर दिया। व्हाट इफ 2 या 3 साल बाद टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन आया और मार्केट में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि जहां पे भी आप काम कर रहे हो, कंपनी आपसे कह रही है आप इसे सीख कर आओ, और सिर्फ सीख कर नहीं आओ, हमें इसका सर्टिफिकेशन भी दो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी इंस्टीट्यूट के पास जाओगे, पैसे इन्वेस्ट करोगे, सीखोगे। लर्निंग सेंट ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। कोई भी स्टूडेंट जो हमारा 1000 का कोर्स ले या 10 लाख का कोर्स ले, उसे हम एक स्टूडेंट मेंबरशिप कार्ड देते हैं। अच्छा, तो आपने हमसे कोर्स कर लिया, 2 या 3 साल बाद आप हमारे पास वापस आओ, आपको उस कोर्स से रिलेटेड किसी भी नई चीज के बारे में अगर सीखना है तो हम आपको फ्री में सिखाएंगे, और सिर्फ सिखाएंगे नहीं, सर्टिफाई भी करेंगे। आप समझिए कि ये सिर्फ सिखाने के लिए तो कोई भी सिखा सकता है, बट सर्टिफिकेशन की तो अपनी कॉस्ट होती है ना। अब उस ट्रेनिंग में चाहे 1 लाख रुपए लगे या 10 लाख रुपए लगे, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी हमसे जो जुड़ता है, हमारी टैगलाइन है अर्न वैल्यू लर्न। तो आप कोर्स करते करते भी कमा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज हम खुद आपको दे देते हैं। सिंस वी हैव आवर आईटी कंपनी, तो दूसरी कंपनियों से प्रोजेक्ट लेके हम अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं। तो दैट्स हाउ वी कम इन विन विन सिचुएशन कि भाई स्टूडेंट के पास एक प्रोजेक्ट है रियल टाइम जो वो कर रहा है, सीख रहा है, जिससे फ्यूचर में उसे बहुत लाभ मिलने वाला है। और हमारे पास क्या है कि हमें कम पैसे में प्रोजेक्ट को करने वाले लोग भी मिल पा रहे हैं, उसे भी पैसे मिल रहे हैं, हमें भी बचत हो रही है। तो ऐसी ही बहुत सारी ऐसी यूएसपीज हैं जो हमें स्टैंड आउट करती हैं बाकी एडटेक से। दैट इज व्हाई इट्स रैपिडली ग्रोइंग, राइट? एग्जैक्टली। और जो दूसरे हैं कॉम्पिटिटर्स आपके, उनकी क्या हालत है फिर इस मामले में? नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन नाम नहीं ले सकते, जहां आपने इससे पहले काम किया वहीं का बता दें। पर्सनली मुझे अभी थोड़े दिन पहले कंपनी के फाउंडर का मैसेज आया था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे रात में नींद नहीं आती है। अच्छा। तो उन्हें रात में नींद नहीं आती है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, काफ़ी बड़े शख्स है वो। तो मैंने कहा क्या हो गया सर, क्यों नींद नहीं आती है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब से तुमने अपनी कंपनी चालू करी है तब से हमारे लिए कोर्सेज को बेचना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि आप एक चीज़ देते हो जिसे हम कहते हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट, स्पेशली हम यूएस में ऑफर करते हैं ये प्रोग्राम। तो मैंने कहा तो उससे क्या हो गया? कहते भाई हम अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसके पैसे तो लेंगे, बट आप तो मार्केट में खुला कह रहे हो कि आपको पैसे ही नहीं लेने, तो फिर आप कैसे कमा रहे हो? तो अभी आधी दुनिया इस दुविधा में है कि लर्निंग सेंट पैसे कैसे कमाता है जब वो बच्चों से चार्ज ही नहीं करता था। तो इस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। चलिए, तो अच्छा ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का आपके बिजनेसेस को स्केल करने में कितना हाथ रहा है? बहुत हाथ रहा है सर, क्योंकि लर्निंग सेंट को ब्रांड बनाने के लिए हमने ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है, वी आर ब्लेस्ड टू हैव आवर टीम इन हाउस। और मैं कहूँगा कि आज के ज़माने में तो डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई इन पजेसिव पांडा वी ऑफर दैट एज अ सर्विस एज वेल, कि अगर किसी भी इंसान को अपने बिजनेस की ग्रोथ पे काम करना है तो वो डेफिनेटली हमसे कनेक्ट कर सकता है। जैसे हमने अपने आप को ग्रो किया है, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी कैटेगरी का बिजनेस हो, वी गारंटी देम कि हम आपके बिजनेस को 1x से 10x सिर्फ 1 या 2 महीने में ही लेके आते हैं। कोई एक ऐसी सेल्स टेक्निक जो कंसिस्टेंटली आपके लिए काम करती रहे है, चाहे वो इंडस्ट्री कोई भी हो? प्रोबेबिलिटी। मेरा मानना है सेल्स इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही फंडा काम करता है। मतलब बहुत सारे सेल्स गुरुज हैं, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोगों को सुना है, वेबिनार्स किए हैं, सेमिनार्स किए हैं। एक कॉमन चीज़ है जो मैंने हर इंडस्ट्री में देखा है कि अगर फॉलो करी जाए तो रिजल्ट्स आते हैं, वो है प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल लेते हैं कि एक सेल्स पर्सन एक दिन में 50 लोगों को कॉल करता है, तो एक हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 6 दिन में उसने 300 लोगों को कॉल किया। 300 लोगों में से उसके 5 प्रॉस्पेक्ट बन रहे हैं, जिसमें से एक कन्वर्जन आ रहा है। तो अब उसकी एक हफ्ते में एक सेल हो रही है। व्हाट इफ कि वो एक ही दिन में 300 लोगों को कॉल करे, तो सेल 5 या 6 हो जाएगी, नहीं तो 4 तो हो ही जाएंगी। तो सेल्स इंडस्ट्री सिंपली प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। आप जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट करोगे, अगर कॉल्स पे बात हो रही है तो कॉल्स पे, फेस टू फेस बात हो रही है तो फेस टू फेस पे, आपके जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स होंगे, कन्वर्जन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्ट और उसने मना कर दिया तो मैं 0 पे आ गया, लेकिन मेरे पास 10 प्रोस्पेक्ट हैं तो शायद वो दुनिया का सबसे बुरा दिन होगा कि मेरे 10 के 10 प्रोस्पेक्ट मुझसे मना कर देंगे। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा। पाइपलाइन पूरी बनी हुई होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, आइए कुछ लीडरशिप क्वेश्चंस आप देखते हैं। तो आप जब अपनी कोर टीम बनाते हैं तो उनमें कौन सी क्वालिटीज देखते हैं? क्योंकि आपकी तो 4 भाई वेंचर्स हैं, तो अब सबकी अलग अलग टीम भी होगी, तो और कोई भी कंपनी चलाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत तो होती है, ये तो आपने भी कहा। तो क्या क्वालिटीज आप देख करके लोगों को हायर करते हैं? मैं स्किल से ज्यादा ये देखता हूँ कि इंसान अच्छा है कि नहीं अच्छा है, क्योंकि स्किल तो एक ऐसी चीज है जो मैं भी उसे सिखा दूंगा। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं बाहर से लोगों को लाने की बजाय इन हाउस प्रमोशंस दूं। हो सकता है कि मैं किसी को हायर करूँ और फिर मैं उसे सिखाऊं, फिर मैं उसे अपने आप में डालूं, वो मुझे समझे, मैं उसे समझूं। उससे अच्छा ये है कि जो मेरे पास है मैं उनमें से ही किसी को प्रमोट करके कुछ बना दूं। या अगर मुझे बाहर से भी लाना हो रहा है तो मैं कंसिडर यही करता हूँ कि वो इंसान अच्छा होना चाहिए। स्किल तो लिटरली सीखी जा सकती है, पर इंसानियत नहीं सीखी जा सकती। बिल्कुल। आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपके कंपनी में एक पॉजिटिव वर्क कल्चर रहे? क्योंकि अभी आप देखें EY में भी जो हादसा हुआ, और भी बहुत सारी कंपनीज में कुछ जो है जो हमें पता चल जाती हैं, बहुत सारी तो हमें पता भी नहीं चलती कि एम्प्लॉयज़ के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक अच्छा वर्क कल्चर आप अपनी कंपनीज में कैसे डेवलप करते हैं? जब मैंने ऑफिस खोला तो पहले तो हमारा ऑफिस बहुत छोटा हुआ करता था, कम लोग थे। इसके बाद हमारा ऑफिस बड़ा हुआ, व्हेन वी शिफ्टेड टू अ बिग ऑफिस। वहाँ पे मेरे ऑफिस में एक लॉक लगा दिया गया था
कि कुछ ही ऐसे लोग थे जिनको आने के लिए उसका एक्सेस था, आपका थंबप्रिंट होगा या आपके पास कार्ड होगा, आप आ सकते थे। 2 दिन उस केबिन में बैठने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने लोगों से दूर हो चुका हूँ। आई कॉल्ड माई एडमिन, मैंने उनसे बोला कि आप इस चीज को प्लीज हटवा दीजिए और दरवाजों को खुला रहने दीजिए। आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद पीपल ऑन ग्राउंड लेवल। मतलब दिन में ऐसा 20 बार होता होगा कि मैं हर टीम के पास जाता हूँ और 5 मिनट या 10 मिनट जो भी मुझसे हो पाता है पॉसिबल मेरे बिजी शेड्यूल के हिसाब से उनके पास बैठता हूँ, उनसे समझने की कोशिश करता हूँ। मैं उनको इस कंफर्ट जोन में लेकर आया हूँ कि उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे डायरेक्ट अप्रोच करने में हिचकते नहीं है। और जहाँ पे आप ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पा रहे हो तो वहाँ पे लोग खुश रहने लगते हैं। उन्हें कोई मैनेजर परेशान नहीं कर सकता है, कोई टीम लीडर कुछ नहीं कह सकता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी और एनी पोस्ट, कोई भी बड़ी या छोटी पोस्ट हो, उन्हें परेशान करने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है कि ये तो डायरेक्टली हमारे सीईओ के पास भी जा सकता है। तो हमने पॉजिटिविटी तो लाई है अपने वर्क में। ये तो सही है, लेकिन चलिए सीईओ कल्चर खत्म हुआ कि सीए, क्योंकि बहुत सारी अक्सर कंपनी में यही होता है कि लोग तो सीईओ को देखे हुए भी 2-2 महीना 3-3 महीना हो जाता है कि सीईओ का, क्योंकि इससे पहले जहाँ मैं भी काम कर रहा था तो सीईओ कौन था सिर्फ फोटो पर ही पता था, मुलाकात तो नहीं हुई थी। तो 4-5 महीने के बाद मुलाकात हुई कि अच्छा ये सीईओ है, और रिपोर्ट करना होता था तो वही सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन जैसा मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि अगर एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट जाकर के सीईओ को रीच करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये आ जाता है कि मैं तो डायरेक्ट जाकर के सीईओ से बात कर सकता हूँ, क्या मैनेजर, क्या वाइस प्रेसिडेंट। तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि मतलब इस चीज पे मेरी फिलॉसफी तो ऐसी नहीं है जैसा आपने बताया। हो सकता है कि किसी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता हो, बट लिटरली ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कितनी छूट देते हो, कितना अलाउ करते हो आपसे बात करने के लिए। जब मैंने ये कहा कि मैंने इतनी छूट दी है लोगों को कि लोग मेरे पास आ सकते हैं, तो आई नेवर सेड कि मैं उनके साथ बैठ के किसी तरह की मजाक या मस्ती करता हूँ। एक धागा है, एक बारीक सा धागा है हमारे रिश्ते में, एम्प्लॉय और सीईओ के रिश्ते में, जो वो भी मेंटेन करते हैं अपनी तरफ से और मैं भी मेंटेन करता हूँ। और वही कारण है कि अभी तक तो इस चीज ने मेरे जीवन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाला है। बट हाँ, ये भी बिल्कुल सच है कि आने वाले टाइम में लर्निंग सेंट में जब 5 या 10,000 या 20,000 लोग काम करने लगेंगे या अदर ब्रांड्स में भी हमारे पास लोग होंगे, तो लिटरली मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं एक एक इंसान से मिल पाऊं। बट हाँ, एक चीज जो मेरे लिए पॉसिबल है वो ये है कि मैंने अपनी कंपनी में कोर वैल्यू सेट करी है कि हमारे एम्प्लॉइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कोर वैल्यू को अगर मैं ऊपर के लेवल से मेंटेन करके आऊंगा तो वो नीचे तक मेंटेन होगी। बिल्कुल। कोई ऐसा मोमेंट शेयर कर सकते हैं कि जब आपको एक टफ लीडरशिप डिसीजन लेना पड़ा और उसका रिजल्ट कैसा रहा? वैसे तो बहुत सारे ऐसे टफ डिसीजंस लेने पड़े हैं, स्पेशली जब हम अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे। बहुत बार ऐसा भी होता है कंपनीज में आपको ले ऑफ्स करने पड़ते हैं। मतलब इमोशनली यू आर कनेक्टेड टू सम पीपल, वो एक इंसान भी हो सकता है, एक टीम भी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली एज अ बिजनेस ओनर आपको पता होता है कि ये टीम आपको हेल्प नहीं कर सकती, आपके बिजनेस के लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो एक समय ऐसा आया था कि वी आर सेलिंग आवर कोर्सेज इन यूएस एज वेल, जैसा कि मैंने बताया। तो हमारे पास वो गलत हायरिंग हुई या गलत लोग आए या क्या हुआ, हमारे पास लगभग 40 बच्चों का ऐसा बैच बन गया था जो शायद हमारे साथ कोप अप नहीं कर पा रहा था। शायद वो स्किल्ड नहीं थे या हम उनको सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। तो मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया था। एक रात में हमने 40 लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज हमारी कंपनी छोड़ दो। और वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। आई वाज लिटिल बिट इमोशनल दैट डे टू, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनकी नौकरियां गई थी। तो 40 लोगों को एक साथ ले ऑफ कर दिया गया। लेकिन मैं एज अ बिजनेस ओनर उन 40 के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं उन 400 लोगों के बारे में सोच रहा था जो लर्निंग सेंट से हमारे किसी भी वेंचर से जुड़े हुए हैं। तो बस यही है कि जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, मुझे ना अपने बारे में सोचना है ना किसी एक इंसान के बारे में सोचना है। मैं डिसीजंस वैसे लेता हूं जिसमें पूरी कंपनी का या हमारी पूरी यूनिट का फायदा हो। तो आपके हिसाब से एक लीडर में और एक मैनेजर में क्या फर्क है? दोनों में कैसे? बहुत फर्क होता है। मैनेजर आपको आपकी गलतियों के लिए डांटेगा। अगर उसे ऊपर से कुछ बोला जा रहा है तो वो आपको सामने खड़ा कर देगा, पर आपको ब्लेम करवा देगा, आपको सुनवा देगा, खुद वो सेफ रहेगा। लीडर का काम होता है कि आपकी गलती को वो भी अपनी गलती समझता है। वो जाएगा मैनेजमेंट से लड़ेगा कि नहीं वो मेरी टीम की गलती है, यानी मेरी गलती है। वो आपके ऊपर आंच नहीं आने देगा, वो खुद खड़ा होगा। 50 छुरियां अगर चल रही हैं तो वो अपने ऊपर लेगा, और कुछ अच्छा होगा जब अप्रिशिएट करने का टाइम आएगा तो वो आपको आगे खड़ा कर देगा कि नहीं भाई ये मेरी टीम का काम है, आप इन्हें अप्रिशिएट करिए। तभी मैंने बोला कि लीडरशिप जो होती है ना वो बाय बर्थ क्वालिटी होती है। मैनेजर बनना, बॉस बनना, बिजनेस ओनर बनना, डायरेक्टर बनना,
ये सब तो आर्टिफिशियल चीजें हैं, बट इफ यू वांट टू बी अ लीडर देन यू हैव टू बी गेट दैट क्वालिटी बाय बर्थ। आप अपनी जिंदगी में किसे मेंटोर मानते हो? अपने आप को। अपने आप को। तो अपने आप को आपका बेस्ट एडवाइस क्या होता है? मेरे को मेरा एक ही बेस्ट एडवाइस होता है कि पेशेंस रखना है, संतोष रखना है। बहुत बारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें तुरंत रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बट मेरी सक्सेस का या मेरी कंपनी के या किसी भी वेंचर का सक्सेस का सिर्फ एक ही राज है, वो है पेशेंस। हमने सही टाइम पे सही पेशेंस दिखाई, हमने कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया और रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिले हैं। तो मैं अपने आप को बस एक ही एडवाइस करता हूँ, अभिषेक प्लीज हैव लिटिल बिट ऑफ पेशेंस मेरे भाई। अच्छा, अभी रतन टाटा सर का देहांत हुआ, तो रतन टाटा सर ने अपने लीडरशिप स्टाइल से टाटा ग्रुप को ग्लोबल स्केल पर ले जाने में बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद की, ठीक है, और उन्होंने हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के वेलबींग को प्रायोरिटाइज किया, है ना? तो आपको क्या लगता है एक लीडर के लिए एम्पैथी कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब कंपनी रैपिड ग्रोथ फेस कर रही हो? क्योंकि शुरुआत में तो चलो ठीक है कि जब ग्रोथ नहीं हो रही है तो सीईओ भी एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखता है, मैनेजर्स भी रखते हैं, लेकिन जब रैपिड ग्रोथ होना शुरू होता है, 4000 5000 एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, तो उस वक्त मेंटेन करना। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी। जब मैंने लर्निंग सेन की शुरुआत करी, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, एज एन एम्प्लॉयज जुड़े। आज वो हमें और हम उन्हें अपना परिवार मानते हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि सारे ही ऑफिस में शिफ्ट टाइमिंग्स 9 या 10 घंटे की होती हो, लेकिन आज भी हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो सुबह 10 बजे ऑफिस आते हैं और रात में 12 बजे तक बैठ के काम करते हैं, और आज तक मेरे से किसी ने नहीं कहा कि सर मुझे किसी तरह का कोई ओवर टाइम चाहिए या ओवर पे चाहिए। इसका कारण कुछ ये नहीं है कि मैं उन्हें मॉनेटरी कुछ उनके लिए कर रहा हूँ या मैंने उन्हें कोई लग्जूरियस गिफ्ट्स दे दिए हैं, बस मैं उनसे प्यार से बात करता हूँ। I empathize them, I understand their problem, their concerns, I listen to them. If they have a bad mood, I go to them, I ask them that what happened, can I do something for you? When I am in bad mood, they come to me, they genuinely ask me, sir क्या हो गया, आज क्यों दुखी हो आप? तो आप अपने एम्प्लॉइज से अगर ऐसा कनेक्ट बना के रखते हो तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ बताना है, लोग हैं आपके लिए, वो काम कर देंगे, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको एज अ मैनेजर करनी पड़ सकती थी। तो रतन टाटा सर की जिंदगी से एक सबक क्या देना चाहेंगे आप, जो आपको लगता हो कि हाँ? वही जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मैं ऑलरेडी कर भी रहा हूँ कि ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉइज। अगर वो खुश हैं तो बाकी सब तो फिर हो ही जाएगा। अच्छा, एलॉन मस्क को रिस्क टेकिंग और इनोवेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने ट्विटर बाई किया तो बहुत सारी चीजें उन पर उठी, लेकिन उन्होंने वो स्टेप लिया और चल रहा है वो जो भी है ना। उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला को भी अनइमेजिनेबल हाइट्स पर पहुंचाया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि कब एक लीडर को कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए और कब स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए? देखिए, जब आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है ऐसे जिसमें डाउनफॉल भी आता है। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ बिजनेस। तो ये एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, जिसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच के बैलेंस को कैसे बनाना है। अगर ये बैलेंस हमें समझ में आ गया तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइम पे हमें क्या स्टेप लेना है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें अपने बिजनेस के कोर को समझना पड़ेगा, हमें मार्केट को समझना पड़ेगा, और हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम एक्सपेंशन की तरफ भी जा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा रहे हैं, तो क्या ये सही समय है ग्रोथ करने का, या मैं यहाँ पे स्टेबल होकर थोड़े दिन रुक जाऊं और इसके बाद फिर मैं ग्रोथ के बारे में सोचूं। तो लिटरली ये सिर्फ उस इंसान पर डिपेंड करता है जो एक इंसान बिजनेस के पीछे खड़ा है। टीम इसमें कुछ नहीं कर सकती, कोई आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता। एक इंसान हमेशा ऐसा होता है बिजनेस में जिसे ये पता होता है कि उसे कब कौन सा डिसीजन लेना है, और ये भी एक ऐसी क्वालिटी है जो सीखी नहीं जा सकती। बिल्कुल। अच्छा, जेफ बेजोस हमेशा कस्टमर ऑब्सेशन की बात करते हैं, है ना, कि जो अमेज़न के कह सकते हैं आपके सक्सेस का एक मेजर फैक्टर रहा है हमेशा से। तो आपके हिसाब से लीडरशिप में कस्टमर फर्स्ट अप्रोच कितना इम्पोर्टेंट है, और आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपका जो आपकी टीम है
वो उसी माइंडसेट के साथ काम करे कि कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाइड रहे, जो भी प्रोडक्ट आप उनको सेल कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस जो है वो आपकी। That was the point I was coming on. आफ्टर सेल सर्विस सर्विस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और मैंने किसी को बेच दिया, उस इंसान ने मुझसे वो प्रोडक्ट खरीद लिया, कोई बात नहीं। अब हो सकता है कि उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट हो या सर्विस में कोई दिक्कत आ रही हो, तो अगर मेरे पास एक डेडिकेटेड टीम नहीं है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए, तो वो इंसान दोबारा मुझसे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। हमने एक प्रोडक्ट बना लिया, ये बड़ी बात नहीं है। हम अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बिजनेस ओनर के लिए, स्पेशली प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम, आप एक ऐसा सर्विस सिस्टम बनाओ जो एटलीस्ट 24/7 अवेलेबल हो। हमारे लर्निंग सेंटर में भी हमने सपोर्ट के लिए 24/7 अवेलेबिलिटी रखी है। किसी भी इंसान को रात में या दिन में कभी भी कोई प्रॉब्लम, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वी हैव डेवलप्ड फर्स्ट टाइम इन 21st सेंचुरी अ ट्रेनर कॉल सेंटर। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम कोर्सेज बेचते हैं, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सुबह 4 बजे सो के उठो और आपको लगे कि आपको पढ़ना चाहिए। अब आप पढ़ने बैठते हो तो ऑब्वियसली आपके बैच की अपनी एक टाइमिंग होती है। बिल्कुल, आपको चाहिए कि आप कोई ट्रेनर आपको आए और आपको बताए कि भाई मुझे ये डाउट है, आप मुझे क्लियर करो। तो ऐसा तो नहीं है कोई कंपनी सुबह 4 बजे आपको डाउट सेशंस देगी या कोई ट्रेनर अवेलेबल करा देगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 12-12 घंटे की शिफ्ट में ट्रेनर्स को हायर किया और एक कॉल सेंटर सेटअप किया। हमारे जितने भी ग्लोब में लोग हैं, मतलब किसी भी कंट्री से, उन्हें कोई भी डाउट होता है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, दे कनेक्ट टू आवर सपोर्ट टीम। वो बताते हैं कि मुझे ये डाउट है और फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को वो कॉल ट्रांसफर हो जाती है, कंसर्न ट्रेनर को वो कॉल ट्रांसफर हो जाती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमने लर्निंग सेंटर पे लिए हैं, जिसकी वजह से हमारी आफ्टर सेल सर्विस इंप्रूव हो गई है और इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई है कि अब हमें बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं होती, लोग रेफरेंसेस से ही आ रहे हैं। अच्छा, चलिए, तो अच्छी बात है। अच्छा, एलॉन मस्क का मानना है कि मीटिंग्स को मिनिमम रखो और जब तक जरूरी ना हो तब तक अवॉइड किया जाए मीटिंग्स को। अभी रिसेंटली उन्होंने ये ट्वीट किया था। तो आपको क्या लगता है, मीटिंग्स और टीम कम्युनिकेशन के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो भी हाई रहे और मीटिंग करके वक्त का ज़िया ना हो? मेरा बिलीफ सिस्टम एलॉन सर से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब मेरा ये मानना है कि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो एक छोटी सी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हम एक्चुअल में पूरे दिन में करने क्या वाले हैं। और स्पेशली आपके जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर्स हैं उनका उस मीटिंग में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप आते हो अनसेटल्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, आप आते हो अपने डेस्क पे बैठ जाते हो और आप बस काम करना चालू कर देते हो और आप वेट कर रहे हो कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन देगा या आपके पास कोई डाउट है आप किसी से पूछ नहीं सकते। आई डोंट सपोर्ट दैट फीलिंग। मेरे हिसाब से जब आप दिन की शुरुआत करते हो तो सुबह सुबह एक मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एटलीस्ट आपको पता होता है, आप अपने डे को प्लान कर लेते हो, आपको ऊपर से भी इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, आप खुद में भी एनालाइज कर लेते हो कि आज आप क्या करने वाले हो। या डे एंड में भी एक मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप जा रहे हो। और कम्युनिकेशन, टीम कम्युनिकेशन तो मीटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब टीम आपके साथ बैठती है और आपस में कम्युनिकेट करती है तो ऐसी चीजें भी सामने निकल के आ पाती हैं जो बिजनेस ओनर्स भी नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो वही काम कर रहे हैं। तो जो उन्हें पता है वो आपको कभी पता ही नहीं होता। तो मेरे हिसाब से तो ये थॉट बहुत गलत है। मेरे हिसाब से मीटिंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके और आपकी कंपनीज के लिए अगला प्लान क्या है? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या प्लान्स जो आपके माइंड में हैं जो आप शेयर करना चाहें लोगों से? हाँ, मुझे लगता है ये सही प्लेटफॉर्म होगा मेरे थॉट को शेयर करने के लिए। वी आर वर्किंग ऑन एन मोबाइल एप्लीकेशन एंड वी वांट टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द LGBTQ+ कम्युनिटी। फॉर मी दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस कम्युनिटी को नहीं रिस्पेक्ट करते हैं। तो वी आर डेवलपिंग अ एप्लीकेशन फॉर देम, जहाँ पे वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, अपने थॉट्स शेयर कर पाएंगे। इट्स मोर लाइक अ डेटिंग ऐप जहाँ पे सारी ही कैटेगरीज को हम लिस्ट कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी मार्केट में प्रोडक्ट आने वाला है, दैट विल बी फ्रॉम पजेसिव पांडा, जो ओरिजिन कंपनी है, उससे ही ये प्रोडक्ट आने वाला है। इसके अलावा वी आर वर्किंग ऑन एन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर लर्निंग सेंट टू। तो आई वांट टू मेक एजुकेशन फ्री। ये मेरा विजन बहुत पहले से भी रहा है, जब मैं बहुत छोटा था। तो लर्निंग सेंट में हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लॉन्च करेंगे, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े सर्टिफिकेशन कोर्सेज हम फ्री रखेंगे। तो यू टेक दैट कोर्स। अब मान लीजिए कि यूट्यूब पे जाके आप सीख सकते हैं, बट आप सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। बट लर्निंग सेट में आप सीखोगे भी, यूट्यूब से बेटर सीखोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लुएंसर सिखाते हैं, यहाँ पे ट्रेनर सिखाएंगे। तो वो डिफरेंस हमेशा रहेगा। प्लस आपके पास एक सर्टिफाइड कंपनी का सर्टिफिकेट भी होगा, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। इसके अलावा पर्सनली आई एम
working on a YouTube channel, which will be for entrepreneurs and for individuals जिन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट है या अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं. आपके पास कोई आइडिया है या नहीं है, आपकी कंपनी बन गई है या नहीं बनी है, आप एक बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो सकते हो, आप एक इंडिविजुअल हो सकते हो, आप एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर हो सकते हो. उन सारे ही लोगों के लिए अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्ट्रगल से मैंने बहुत सारा कंटेंट तैयार किया है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको बस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है. और कुछ टिप्स जो है मेरे पास, जिसको सीखने के लिए मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल इन्वेस्ट किए हैं, तो बस आपको मेरे छोटे छोटे से वीडियोस और शॉर्ट्स देखने से ही मिल जाएंगी. क्या नाम है आपके चैनल का, वो बता दें. मेरे चैनल का नाम है द अभिषेक शर्मा. दी अभिषेक शर्मा. यस. तो गाइस प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए दी अभिषेक शर्मा को, इनके इंसाइट्स जानने के लिए और मेंटोरशिप, क्योंकि वो चैनल मैंने भी देखा है और जिस भी तरीके की बातें सर बताते हैं उसमें अपनी जर्नी के बारे में और उससे रिलेटेड आप फ्यूचर में अगर कुछ करना चाहते हैं, इवन आप डायरेक्ट इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं ओवर हिज लिंक्डइन, और भी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. सो डू सब्सक्राइब हिम ऑन दी अभिषेक इंटरनेशनल. थैंक यू. अब अभी आप इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के साथ कैसे आप अपने आप को अप टू डेट रखते हैं? जैसे अभी इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड चल रहा है टेक में, और उससे कैसे अप टू डेट हैं अब तक? मैं पढ़ता बहुत हूँ. आई रीड अ लॉट एवरी डे. आई वोक अप एंड आई रीड, और ये पढ़ पढ़ के ही मैं अपने आप को अपडेट करता हूँ, क्योंकि अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट हमारे फोन को भी अपडेट चाहिए होता है, तो इंसानों को तो अपडेट रहना ही पड़ेगा. अच्छा, आज के रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में आपको क्या लगता है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर में नेक्स्ट बिग थिंग क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी ऑनलाइन होने वाला है. बिल्कुल, मान लीजिए कि इतना ऑनलाइन हो जाएगा कि स्कूल्स भी ऑफलाइन नहीं चलने वाले हैं. अच्छा, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बच्चे जो भी हैं वो सब फोन से ही पढ़ लेंगे. ये चेंज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, 5 से 10 साल लगाएगा. इसके अलावा एक चेंज जो है सोसाइटी में होना है, मुझे नहीं पता वो होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं खुद उस चेंज पे काम करना चाहता हूँ. वो ये है, मैं चाहता हूँ कि जब बच्चा 5th या 6th स्टैंडर्ड में आता है, उसके बाद उसे बस वही पढ़ाया जाए जो उसका कोर इंटरेस्ट हो. और एक बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि उसे पता होता है कि उसे करना क्या है. तो हम दुनिया भर की चीजें पढ़ाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे वो बताना जो उसे करना है. तो ये एजुकेशन सिस्टम में ना बहुत चेंजमेंट की रिक्वायरमेट है, जो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट या कोई सेक्टर नहीं करता है तो लर्निंग सेंटर तो जरूर करेगी. दैट्स गुड. तो लर्निंग सेंटर तो अभी ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, जैसे डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये उन लोगों में डील कर रही है ना. तो क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लर्निंग सेंटर बच्चों के लिए कुछ लाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका. ये हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है. हमने अपना एक चाइल्ड ब्रांड बनाया है LS जूनियर के नाम से, विच इज लर्निंग सेंट जूनियर, जिसमें हम बच्चों पे ही फोकस करने वाले हैं. और बच्चे मतलब कि टॉडलर्स, मतलब आप या K-12 के बच्चों की आप बात कर लो, छोटे से लेके और बड़े बच्चे तक हमारे प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकते हैं. LS जूनियर में हम डिफरेंट तरह के प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें आपका बच्चा अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो LS जूनियर में एनरोल कर सकता है. कोई आर्टिस्टिक फील्ड में उसे जाना है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो म्यूजिक हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है. इन सारी चीजों से रिलेटेड हमने LS जूनियर को बनाया है. और इससे अलग हटके इंडिया में वी आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च LS भारत, जो हमने नाम रखा है लर्निंग सेंट भारत, जिसमें हम नीट, JEE, IAS, PCS, CPA, ऐसे बहुत सारी कंपटीशन वाली चीजें हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं. क्योंकि अभी तक वी वर ओनली टारगेटिंग प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बट हाँ, अब हम इंडिया में भी बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आने वाले हैं हमारे पास. दैट्स गुड, दैट्स गुड. अच्छा, आप अगर आज 21 साल के होते, ठीक है, तो कौन सा बिजनेस शुरू करते? क्या एडवाइस देते आप अपने आप को? मैं हमेशा से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ, वही मेरा अल्टीमेट गोल है. अच्छा. और जब मैं लिटरली 21 साल का था तो मैं बस इसी चीज के पीछे पड़ा था कि मुझे किसी तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप करनी है. तो उसको मैंने साइड में नहीं रखा है. इट जस्ट की दैट नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. तो शायद मैं अपने सारे वेंचर से बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई विल कलेक्ट अ काइंड ऑफ अ गुड कैपिटल एंड देन फाइनली आई विल मेक अ गुड कार. तो वही है बस. चलिए. अच्छा, तो आपको अगले 5 सालों में लर्निंग सेंट, परजीव पांडा, करियर एमेंस और हॉकिंस यूनिवर्सिटी, इन चारों वेंचर्स को, मे बी इसमें तो और बढ़ेंगे अभी, मुझे लगता है ऐसा, तो अभी जो ये 4 है, तो अगले 5 सालों में आप इन्हें कहाँ देखते हैं? 5 साल छोड़ दें या 1 साल बता रहे हैं, कहाँ देखते हैं? मैं तो 1 साल में भी वहाँ देख रहा हूँ जहाँ पे सब मुझे जानते होंगे. मतलब जिस तरह की डिटर्मिनेशन मेरी है, मेरी टीम की है, जैसी मेहनत हम कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 या 2 सालों में ही हम एटलीस्ट
कुछ नहीं तो कम से कम 28-29 कंट्रीज में तो इतने फेमस हो जाएंगे कि बच्चे से लेके बड़े तक सब जानेंगे। मैंने बोला ना कि मुझे मोनोपोली क्रिएट करनी है, कि लोग ये नहीं कहेंगे उन्हें कोई प्रोग्राम बाय करना है, लोग बस यही बोलेंगे कि उन्हें लर्निंग से ज्वाइन करना है। अच्छा हाँ, अभी एक चीज़ मुझे याद आई कि अभी आपने एलएस जूनियर के बारे में बात किया है ना, तो पिछले पॉडकास्ट में हमारे साथ जामिया मिलिया के एक प्रोफेसर थे डॉक्टर आफ्ताब अहमद मनेरी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ कोई ऐसा बहुत कम ऐसे खास स्कूल हैं जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए हों, है ना, कि उनकी कोई मदद कर सके, उनको कुछ सस्ते में दे करके पढ़ा सके, और जो रईस लोग हैं वो अपना बाहर भेज दिए, ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पर देखा जाए जो गरीब तबके से या मिडिल क्लास से आते हैं, तो उनके लिए ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है कि वो स्पेशली एबल्ड हैं तो उनकी कोई जा करके मदद कर दे उनको, क्योंकि स्पेशली एबल्ड के लिए तो ऑब्वियस सी बात है अलग से सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। तो इसमें कुछ आप कर सकते हैं, लर्निंग सेंट कुछ आपका अगर इसमें है इनपुट तो बताइए। देखिए, हम CSR में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अभी तक बहुत कुछ किया है, बट हाँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। इसीलिए शायद मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा अपनी कंट्री के लिए, लोगों के लिए करना है। ये मेरा बचपन से बिलीफ सिस्टम था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को उस पोजीशन पे पहुँचाऊँ जहाँ पे मैं एटलीस्ट अगर एक इंसान की भी मदद कर पाऊंगा ना, तो मुझे लगेगा कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो हाँ, हमारे फ्यूचर गोल्स में ये चीज़ें भी आती हैं जिसमें हम ऐसे स्कूल्स सेटअप करना चाहते हैं। तो ऐसा मैंने डेडिकेटेड नहीं सोचा था कि हम किसी सोसाइटी के एक स्पेशल कैटेगरी के लिए खोलेंगे। वो स्कूल हर कैटेगरी के लिए होगा। उसमें अगर कोई विकलांग है या कोई भी चीज़ है तो सारी ही कैटेगरी के लिए है। आप आ सकते हो, आप एनरोल कर सकते हो, और पढ़ाई से लेके बुक्स तक सब फ्री होने वाली है। मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आप अगर जाते हो तो आपको थोड़े पैसे तो देने पड़ते हैं। वी वांट टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक भी रुपए आप नहीं देते हो और पढ़ाई आपको कॉन्वेंट स्कूल्स जैसी मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं आने वाले 5 सालों में ये ऑल ओवर इंडिया में तो एटलीस्ट कर ही पाऊंगा। क्योंकि आजकल देखा जाए तो स्कूल जो हैं वो इट इज जस्ट लाइक अ बिजनेस। एग्जैक्टली। किताब ले रहे हैं उसके पैसे, बाहर से आप कॉपी नहीं ले सकते हो, कलम आपको भी स्कूल से मिलेगा, आपको ड्रेस लेना है, जूता लेना, सॉक्स लेने हैं, जो कुछ भी आपको लेना है। अभी ये हो सकता है कि ऐसा भी है कि जो हम अंदर पहनते हैं इनर वेयर वो भी स्कूल दे अपना मोहर लगा करके कि भाई हाँ, ये भी हमारा ये हो सकता है और होता है। इनफैक्ट बहुत सारे स्कूल से जो स्विमिंग सिखाते हैं तो वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी बेचते हैं। मतलब आप छोटे से लेके बड़े तक सारी चीजें स्कूल से ही बाय करते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, आज से मैं अपना एक मिशन बना लेता हूँ, मैं बन जाता हूँ एजुकेशन सिस्टम का रॉबिन हुड। मैं अमीर लोगों से कमाऊंगा और छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा। बस यही चाहिए। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बस तुरंत तुरंत जवाब देना है। एंड मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस रैपिड फायर राउंड से। चलिए देखते हैं। तो पहला है कि 3 शब्दों में आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को डिस्क्राइब कीजिए। स्ट्रगल, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। 3 शब्द। अच्छा, मॉर्निंग पर्सन या नाइट ऑल? नाइट ऑल। एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को बदल गई? वो किताब मैं खुद लिखूंगा। ओके। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होते? सिंगर। सिंगर? एक गाना हो जाए? नहीं, छोटा सा कोई भी नहीं। अगर मुझे लगता है कि मैंने आज गाना गा दिया तो आपके सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, लंबे दिन के बाद रिलैक्स करने का आपका फेवरेट तरीका क्या है? एक वेब सीरीज देखना, वो भी बिना ब्रेक के। एक वेब सीरीज पूरी बिंज वॉच? पूरी। चाय या कॉफी? बोथ। अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए तो वो क्या होगा? हाँ, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि मुझे एक नहीं कम से कम 10 सुपर पावर की जरूरत है। लेकिन हाँ, मैं एक ऐसी शक्ति चाहता हूँ जिसमें सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है मैं वो जान पाऊँ। चलिए, बीच वोकेशन या माउंटेन गेट अवे? माउंटेन्स। आई लव माउंटेन्स। ओके। फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट ऑनेस्टली। एक ऐसी चीज जो आपको कभी बोर नहीं करती? मुझे लगता है कि मैं अपने साथ बोर नहीं होता हूँ, तो आई एंजॉय माई कंपनी। तो अगर मैं खुद हूँ तो मैं बोर नहीं होऊंगा, फिर चाहे कुछ हो या ना हो। मैं अंधेरे कमरे में बंद हूँ तो मैं एंजॉय कर लूंगा। ओके। अच्छा, आपके फोन का लास्ट गूगल सर्च क्या है? ये तो दिखाना पड़ेगा। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग। लेट्स सी। मेरे फोन का लास्ट गूगल सर्च, I actually have searched for a society. There's a society and I was searching for the photos of that society. चलिए,
कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला, मतलब कुछ यहाँ से इंटरेस्टिंग मिलेगा। बट चलिए, एक वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करता है। लीडर। लीडर, दैट्स करेक्ट। आपका गिल्टी प्लेजर स्नैक क्या है? कुछ नहीं। अगर आपके लाइफ पर कोई मूवी बनती है तो टाइटल क्या होगा? KGF। द अभिषेक शर्मा। ओके। किसी भी हिस्टोरिक फिगर से डिनर पर मिल सकते तो वो कौन होता? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं किसी से भी इंस्पायर्ड हूँ, तो मैं किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस या हिस्टोरिक फिगर के साथ कोई डिनर एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। फिर भी कोई ऐसा नाम जिसको आपको ऐसा लगता हो, या बचपन का ही बता दो कि बचपन में शायद इनसे मिलना चाहते थे, उनसे डोरेमोन। डोरेमोन मिल जाए तो उनसे मिलूं। ओके, आपको कौन सा देसी स्ट्रीट फूड सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे पसंद है चाट, आलू चाट, बहुत आलू ज्यादा, चाट। बहुत ज्यादा तीखा स्पाइसी, तीखा। एग्जैक्टली। आपका वियर्डेस्ट टैलेंट क्या है? बाथरूम में गाना गाना। ये वियर्ड नहीं हुआ। अगर आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे? सारे पैसे चुरा के भाग जाऊंगा। मैं भागूंगा क्यों, मैं तो पीएम हूं ना, तो मैं यही रहूंगा। अच्छा, बुक्स या ऑडियो बुक्स, कौन सा फॉर्मेट बेटर लगता है? मुझे बुक्स अच्छी लगती है, मुझे पढ़ना पसंद। पढ़ना, सुनना नहीं, पढ़ना। ओके। फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून कैरेक्टर? डोरेमोन। डोरेमोन, एनीवेयर डोर होना चाहिए। नहीं, एक ऐसी ऐप जो आप बिना देखे दिन नहीं गुजारते? आई यूज लिंक्डइन अ लॉट। मैं LinkedIn। बहुत स्क्रॉल करता हूँ दिन भर। मॉर्निंग वॉक या जिम सेशन? नथिंग। नथिंग। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? मैंने ऑलरेडी ले ली है, आई गेस। कौन सी है? ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी का सीईओ बन सकते आज, अगर कोई भी बड़ी कंपनी है, तो वो कौन सी कंपनी आप चूज करेंगे? लर्निंग सेंट। सीईओ तो आप उसका ऑलरेडी हो ना। बस वही तो चाहिए था, मिल गया। तो दोस्तों, आज की पॉडकास्ट को अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ख़त्म तो करना नहीं चाहते, क्योंकि सर से बात करके और जो इनसाइट्स इन्होंने दिए वो सब सुन करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और उम्मीद कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अभिषेक सर, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू एंड फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंस विथ हम सब के साथ। आपका हमारे पॉडकास्ट पर आना बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और मेरे लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि अभिषेक सर को मैं अपना मेंटोर मानता हूँ। जो पहले मेरी जॉब थी, मेरे मैनेजर रह चुके हैं सर। तो मेरे मेंटोर हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और हर मोड़ पर मेरी मदद की है। तो ऐसा नहीं कि मैं बायस्ड होकर के ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, मैंने काम किया है, और आप मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, कैसे लोगों को पेश करता हूँ, और अपने चैनल पर किस तरीके के लोगों को लाता हूँ, है ना। तो बस यही है, और आखिर में यही कहूँगा कि अभिषेक सर का जो चैनल है दी अभिषेक इंटरनेशनल, उनको ज़रूर से जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा आखिर में मुझे यकीन है कि जितनी भी बातें सर ने बताई हैं, आपको उन सब से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। क्या आपको कोई फाइनल मैसेज देना है सर? कुछ भी? सब्सक्राइब माय चैनल। यही है मेरा मैसेज बस सबके लिए। सब्सक्राइब इस चैनल, दैट इज दी अभिषेक इंटरनेशनल, ठीक है। और हम आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगले पॉडकास्ट में, किसी दूसरे फर्द के साथ। और मैं भी ऐसा हो सकता है कि दूसरा एपिसोड, अगर इस एपिसोड पर 5 मिलियन व्यूज आ गए हैं, तो सर को हम दोबारा जबरदस्ती उठाकर लाएंगे कि सर चलिए एक और एपिसोड शूट करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस गाइस, एंड बाय बाय, शब बखैर। थैंक यू।